ठीक है, सही चल रहा है। सेकंड। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैं ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखा था और कुछ हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी देखे थे। जो हम लोगों ने बेसिकली न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखे थे डेट इज नॉट रिलेटेड विद द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिक क्वेश्चंस थे बिल्कुल आपको, है ना। और बेसिक क्वेश्चंस मतलब क्या, आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कितना चार्ज होगा इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते। जैसे आपसे पूछा था कि 1 मोल फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इनटू Mn+2, इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको कल मैंने करवाए थे 10-12 क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं, सिंपल होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड लॉ को स्टार्ट कर लिया था। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर हमने बात कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि W/E का जो रेशियो होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मतलब क्या होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। आपने अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को पास कराया और मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको सीरीज में कनेक्टेड है, तो सबके अंदर अगर आपने सेम फैराडे ऑफ चार्ज को पास कराया तो सबके अंदर जो इक्विवेलेंस बनेगा, है ना, एनोड पे या कैथोड पे हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था। सेकेंड लॉ की अगर बात करूं मैं, तो सेकेंड लॉ में हमने केवल ये सीखा था सेकेंड लॉ के अंदर कि जो आपका W/E होता है, W/E मतलब बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंस। ये इक्विवेलेंस हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, है ना। एक से ज्यादा आप इलेक्ट्रोलाइटिक ले रहे हो सेल, तो उनमें W/E का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। कंडीशन ये है इफ पासिंग सेम चार्जेज, इफ पासिंग सेम चार्ज, सेम चार्ज आपको पास कराना है। सेम चार्ज पास कराओगे तो हमने देखा था 1 फैराडे हमेशा 1 इक्विवेलेंट बनाता है, 1 फैराडे हमेशा 1 इक्विवेलेंट। अब 2 फैराडे पास कराओगे तो 2 इक्विवेलेंट। तो किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का नहीं, सबका जो भी सब्सटेंस है, एनोड पे प्रोडक्ट जो बनेगा, कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा, सबके इक्विवेलेंस क्या रहने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देखा था। कुछ हमने एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखा था। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स ही लगाने वाले हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर बस बचा प्रैक्टिस करने के लिए बचा हमारे पास। जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्योंकि लॉ दोनों हो चुके हैं अपने कंप्लीट। और थिकनेस एक निकालने वाला कॉन्सेप्ट है जो लास्ट में मैं आज के लेक्चर के बता दूंगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग देन वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा। चलो, तो आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। सेकेंड लॉ हमने कर लिया है, फर्स्ट लॉ भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की बात किया जाए तो जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूं आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए बेटा, उस टेक्निक को आप फॉलो करिए, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, है ना। देखो एक लाइन में लगते हैं क्वेश्चंस इसके, बुक वगैरह में देखो तो थोड़ा लंबा मेथड करके लगाता है, पर एक एक लाइन में सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस को। जो आइडिया दे रहा हूं बस उसी को फॉलो करना। जैसे क्वेश्चन आपको दे रहा है, कैलकुलेट वेट ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 ऑब्टेन्ड। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिखाऊंगा। कल की क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे, आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व करना सीखेंगे। कैलकुलेट वेट ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 0.5 फैराडे ऑफ चार्ज। आपने अगर 0.5 फैराडे का चार्ज पास किया तो आपको बताना है कितना Fe+2 का वेट बनेगा और कितना Fe+3 का वेट बनेगा, है ना। तो देखना लॉजिक कैसे लगाता हूं मैं, एकदम सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। एक चीज दिमाग में एकदम बना के रखना है आपको। 2 पॉइंट मैंने फैराडे के बताए थे। पहला था कि 1 फैराडे ऑलवेज इक्वल्स टू 96500 कूलाम। 1 फैराडे किसके बराबर था, 96,500 कूलाम के बराबर। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 1 फैराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपोजिटेड और लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी इलेक्ट्रोड। मतलब ये चीज दिमाग में हमेशा बना के रखना बेटा कि 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 96500 कूलाम, और दूसरा 1 फैराडे जो होता है ऑलवेज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को हम लोग कॉमनली यूज करेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा मैं। 1 फैराडे किसके बराबर होता है आपका, 1 इक्विवेलेंस के। हर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। मैंने फॉर्मूले वाइज बता दिया आपको, केवल 2-3 फॉर्मूले ध्यान में रखने। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला दिमाग में रखो। एन फैक्टर निकालना मैंने सिखा दिया है सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। और यही इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या, W/E भी होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और अगर फर्स्ट लॉ को लगा दूं मैं बेटा, तो W इज इक्वल टू क्या होता था, EIT अपॉन 96500।
तो W बाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी अपॉन 96500। ठीक है, तो मैं इन दो फॉर्मूलों से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, है ना। इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको, बाकी किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। सब क्वेश्चंस इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट वेट ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 0.5 फैराडे ऑफ चार्ज। कितने चार्ज को पास कराया बेटा, 0.5 फैराडे। हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर 1 फैराडे चार्ज पास कराऊंगा तो कितना इक्विवेलेंट बनेगा, 1 इक्विवेलेंट बनेगा। तो अगर मैंने 0.5 फैराडे चार्ज को पास कराया तो 0.5 फैराडे चार्ज अगर पास कराया तो 0.5 फैराडे चार्ज बेटा कितना इक्विवेलेंट देने वाला है, 0.5 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का कितना इक्विवेलेंट देगा वो, 0.5 इक्विवेलेंट देने वाला है। अब बस आप लगा लो, देखो कैसे सॉल्व करोगे। आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ Fe+2 और दूसरा बेटा आपको वेट ऑफ Fe+3। वेट निकालना है दोनों का, Fe+2 और Fe+3। वेट कैसे निकालोगे, तो देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, और मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास अगर मॉलिक्यूल है तो, और नहीं तो क्या होगा आपका एटॉमिक मास। बस इन फॉर्मूलों के अलावा किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल टू कितना, मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास। तो अगर मास पूछे तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास या मोल्स इंटू एटॉमिक मास। तो अब बात यह है कि मास निकालना है मुझे, क्या निकालना है, मास। तो मास निकालने के मुझे क्या चाहिए, मोल्स इंटू एन फैक्टर। अभी ऊपर मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, वेट निकालना है तो वेट इज इक्वल टू क्या यूज कर रहा हूं मैं, मोल्स इंटू एन, मोल्स इंटू मोलर मास या एटॉमिक मास। मोलर मास और एटॉमिक मास, इन दोनों में से कोई एक और कर देता हूं मैं। डबल एम मतलब मोलर मास और एटॉमिक मास, इन दोनों से कोई यूज करूंगा। अब मोल्स कैसे निकालूंगा मैं, देखो मोलर मास या एटॉमिक मास तो मुझे पता है, Fe का एटम है तो 56, इस फेरस का भी 56। मुझे क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, और मोल्स पाने का कॉन्सेप्ट में ये यूज करूंगा, इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर। सब क्वेश्चंस में यही लॉजिक लगाएंगे हम लोग। इक्विवेलेंस हमेशा हम निकाल लिया करेंगे और वो पता चल जाएगा उसके चार्ज से। अगर आपको चार्ज डायरेक्ट दे दिया है तब तो इक्विवेलेंट हो गया। अगर सपोज करो मैं करंट और टाइम दे देता तो करंट और टाइम की जगह पे वैल्यू रख के इक्विवेलेंस को कैलकुलेट करते। एक बार इक्विवेलेंस निकाल लिया करो, फिर एन फैक्टर से डिवाइड करते ही क्या मिल जाया करेगा, मोल्स। और मोल्स मिल गया तो मोल्स को उसके मोलर मास या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते ही वेट मिल जाता है उस सब्सटेंस का। तो वेट ऑफ Fe+2 कितना हो जाएगा बेटा, बोलो। इक्विवेलेंस कितना लिखूं, 0.5। ठीक है, एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं इसे और एक्सटेंड कर देता हूं। मोल्स की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर। मोल्स की जगह पे क्या यूज करने वाला हूं मैं, इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर इनटू आपका या तो मोलर मास रहेगा सब्सटेंस का या फिर एटॉमिक मास। एटम रहेगा तो एटॉमिक मास और कोई गैस रहेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो मोलर मास। तो ये दिमाग में रखना आपने, है ना, वेट निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। वेट निकालने वाला कभी भी प्रॉब्लम आए या मोल्स निकालने की जरूरत पड़े तो आप हमेशा इक्विवेलेंट निकाला करो, उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया करो, तो आपको सीधे क्या मिल जाएगा बेटा, मोल्स। और मोलर मास या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते ही वेट। तो देखो W ऑफ Fe+2 निकालना है तो बोलो बेटा इक्विवेलेंस कितना है, इक्विवेलेंस तो 0.5 फैराडे ऑफ चार्ज पास करा है तो इक्विवेलेंस 0.5, तो ये हो गया इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाई एन फैक्टर किसका लेना है, Fe+2। तो Fe+2 किसी आयन का एन फैक्टर तो उसका चार्ज ही होता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू मोलर मास ऑफ फेरस का कितना होता है 56। इसी तरीके से इसका देखो इक्विवेलेंस कितना आएगा, इसका भी 0.5, क्योंकि दोनों के लिए सेम चार्ज मैंने पास करा है। तो इक्विवेलेंट 0.5 अपॉन एन फैक्टर 3 इंटू मोलर मास 56। तो देखो यहां से आंसर और यहां से आंसर मिल जाएगा तुरंत। तो एक एक लाइन में सॉल्व होते हैं प्रॉब्लम। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 0.5 का मतलब 1/2 मतलब करोगे तो ये 56/4 लिख सकता हूं मैं इसे, और यहाँ पे 56 ये 1/2 लिखोगे तो 56/6। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 14 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, वेट पूछा है ना, तो 14 ग्राम हो जाएगा आंसर। और इसको कर लो तो ये 8 जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा 48, और नहीं 9 टाइम्स चला जाएगा ना तो 54 हो जाएगा, और 2 बचेगा तो फिर 3, तो 9.3 ग्राम के आसपास हो जाएगा। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये सब नीट में ऐसे, सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल सिंपल एक लाइन में करने वाले, कर सकते हैं। दिमाग में बस इतना कॉन्सेप्ट रखो, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, और इक्विवेलेंस निकालने का W/E होता है, जिसे फैराडे फर्स्ट लॉ में अगर करंट और टाइम दे देगा तो मैं IT/96500 यूज करूंगा, ठीक है। और अगर वो नहीं देगा तो जो फैराडे होता है वही हमारा इक्विवेलेंस होता है। वैसे भी देखो IT/96500, आई एम्पियर में, T सेकेंड में, तो ऊपर क्या आता है, कुलाम, ठीक है, कुलाम में आता है। तो अगर 1 फैराडे में कितना होता है इक्विवेलेंस, 1 इक्विवेलेंस। तो अगर मैंने 96500 कुलाम ऊपर ले लिया बेटा, तो दोनों डिवाइड करके 1 फैराडे ही बनेगा ना, ठीक है। तो उसको भी यूज करने की जरूरत हमें पड़ सकती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको कैसे दे रहा है, हमें सपोज करो दे रहा है 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 1 containing molten NaCl, and another containing molten MgCl2, ठीक है। आगे बोल रहा है if 1 Faraday of charge is passed to electrolyze, ठीक है। in 2 electrolytic cell, 1 containing molten NaCl and another containing molten MgCl2 connected in series, ये भी लिख लेता हूं इसमें, connected in series। ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। इफ 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज पास टू इलेक्ट्रोलाइट, बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ किसका रेशियो निकालना है हमें। 3 पार्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं। रेशियो ऑफ, पहला इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम टू इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम, कि सोडियम के इक्विवेलेंट का मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट के साथ क्या रेशियो होगा। सेकंड, वेट ऑफ सोडियम टू वेट ऑफ मैग्नीशियम, वेट का रेशियो निकालना है बेसिकली, ठीक है। और थर्ड पार्ट हमें दे रहा है इसका मोल्स ऑफ सोडियम टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 1 कंटेनिंग मोल्टेन NaCl, अनदर कंटेनिंग मोल्टेन MgCl2, कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों को किस में कनेक्ट किया बेटा, सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब दोनों में सेम करंट पास होगा, ठीक है। इफ 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज पास्ड, 1 फैराडे ऑफ चार्ज बोलने का मतलब हो गया मेरा, तुरंत फैराडे ऑफ चार्ज देखते इक्विवेलेंट पता हो जाना चाहिए बेटा। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, 1। कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 फैराडे चार्ज पास कराओगे तो इक्विवेलेंट 1, 5 फैराडे चार्ज पास कराते तो इक्विवेलेंट 5। इच पास टू इलेक्ट्रोलाइट, बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम टू इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम। इक्विवेलेंस का रेशियो तो ऑलवेज 1:1 होने वाला है। इक्विवेलेंस का रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1:1 आएगा। रीजन क्या है, इक्विवेलेंट बेटा दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों में चार्ज का सेम अमाउंट पास होगा। तो पहले वाले NaCl के अंदर भी 1 फैराडे जा रहा है, MgCl2 के अंदर भी 1 फैराडे जा रहा है, तो अगर सेम चार्ज जाएगा तो इक्विवेलेंट तो सेम ही बनेगा ना। यही तो हमारा सेकंड लॉ था, फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता था, इक्विवेलेंस हमेशा सबका क्या बनता है, सेम बनता है। तो अगर इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम टू इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम पूछा है तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें, बोलो। इक्विवेलेंस का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। इक्विवेलेंट का रेशियो तो हमेशा 1:1 आएगा, चाहे कुछ भी ले लो आप। अगर सेम चार्ज को पास करा दिया है आपने, तो सेम चार्ज पास कराने का मतलब है बेटा उनके इक्विवेलेंट सेम बनेंगे, और इक्विवेलेंट सेम बनेंगे तो इक्विवेलेंट का रेशियो हमेशा 1:1 आएगा, उसमें कोई मना नहीं है, ऑलवेज, है ना। ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट का रेशियो हमेशा 1:1 आने वाला है, क्योंकि सबको इक्वल चार्ज मिलेगा, इक्वल चार्ज मिलेगा तो इक्वल इक्विवेलेंट बनेगा, तो 1:1 हो जाएगा। सेकंड, वेट निकालना है, तो ये अभी क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। ये कैसे करोगे, देखो ऐसे, वेट ऑफ सोडियम निकालना है और वेट ऑफ मैग्नीशियम निकालना है।
इनके वेट का रेशियो चाहिए मुझे, तो दोनों का अलग अलग वेट निकाल लो। और अभी वेट निकालने का तरीका मैंने सिखाया आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्या करूंगा मैं, इक्विवेलेंस कितना है बेटा 1, इक्विवेलेंस कितना है 1 डिवाइडेड बाय सोडियम का एन फैक्टर कितना होता है 1, बताया था अभी मैंने लास्ट क्लास में। जो चार्ज होता है वही एन फैक्टर, NaCl में +1 का चार्ज होगा ना, तो 1/1 इंटू इसका एटॉमिक मास 23, तो ये कितना आ गया 23 ग्राम मास हो गया तुरंत। इसी तरीके से मास ऑफ मैग्नीशियम निकालो, तो मैग्नीशियम के लिए इक्विवेलेंस कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। 1 फैराडे पास कराया तो 1 आया, अगर मान लो 5 फैराडे का पास कराता तो इक्विवेलेंस 5 हो जाता। तो इक्विवेलेंस की जगह पे 1, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ना, इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर इनटू मोलर मास। तो इक्विवेलेंस 1 अपॉन मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना लोगे 2 इंटू इसका मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24 मोलर है, इसको एटॉमिक मास बोलेंगे क्योंकि मैग्नीशियम का बात हो रही है। तो कैलकुलेट रेशियो ऑफ, सबके हमने वेट का रेशियो निकाला, इक्विवेलेंस का रेशियो वेट का और मोल्स का, तो ये कितना हो जाएगा 12 ग्राम। तो बताओ बेटा रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा 23:12, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मास का रेशियो। और मोल्स का रेशियो पूछा है, तो मोल्स के रेशियो के लिए भी देखो बहुत आसान सा तरीका है। मोल्स का रेशियो कैसे निकाला जाए बोलो, तो मोल्स के लिए अभी मैंने बताया मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू क्या आया है देखो, इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर, क्योंकि इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, तो मोल्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंस की बात करो, इक्विवेलेंस कितना है 1 है, 1 अपॉन एन फैक्टर की बात करो सोडियम के लिए, तो सोडियम का एन फैक्टर बेटा 1 लोगे, ठीक है, इस 2 रेशियो निकालना है ना, इस 2 इक्विवेलेंस कितना मैग्नीशियम का 1 अपॉन मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना है बेटा 2, मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना आएगा 2, समझे क्या, ये मोल्स ऑफ सोडियम है, ये मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है। 1 इक्विवेलेंट अपॉन उसका एन फैक्टर 1, 1 इक्विवेलेंट अपॉन उसका एन फैक्टर 2, तो यहां से आप देखो क्या रेशियो बना 1:1/2, मतलब जिसे हम लोग 2:1 लिख सकते हैं, जिसे हम लोग 2:1 लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के, इसमें एक रूल हमें समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट का रेशियो जो होता है बेटा, इक्विवेलेंट का रेशियो ऑलवेज 1:1 होता है। इक्विवेलेंट का रेशियो हमेशा कितना होगा आपके लिए 1:1 का होगा। और मोल्स का रेशियो क्या होगा, मोल्स का रेशियो उनके एन फैक्टर का इनवर्स होगा। इक्विवेलेंट का रेशियो तो हमेशा आपको 1:1 मिलेगा, और जो मोल्स का रेशियो होगा वो क्या होगा उनके एन फैक्टर का इनवर्स। देखो सोडियम का एन फैक्टर 1 था और मैग्नीशियम का एन फैक्टर 2 था, तो उसी का क्या आया है इनवर्स आया है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो इसे मैं नोट बना के लिखवाई देता हूं, और मास का तो आपको निकालना पड़ेगा बार बार, तो नोट करके इस चीज को ध्यान रखो कि रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टू सब्सटेंस will be always 1:1, हमेशा क्या होने वाला है 1:1 होने वाला है अगर सेम चार्ज को पास कराया है। तो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टू सब्सटेंस विल बी ऑलवेज 1:1, एंड रेशियो ऑफ देयर मोल्स will be always inverse या रेसिप्रोकल कुछ भी बोलो, ऑलवेज इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ देयर एन फैक्टर्स, ठीक है, ऑन पासिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, ऑन पासिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इस चीज को ध्यान में रखना, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये काफी मैंने आसान कर दिया आपके लिए कोई रास्ता। अगर आपसे कभी इक्विवेलेंस का रेशियो पूछे तो हमेशा आपको कितना मिलने वाला है बेटा 1:1 का मिलेगा। इक्विवेलेंस का रेशियो में कोई डाउट नहीं, हमेशा 1:1 मिलेगा। और आपसे अगर मोल्स का रेशियो पूछेगा तो मोल्स का रेशियो इनवर्स ऑफ देयर एन फैक्टर्स, उनके एन फैक्टर का क्या होगा इनवर्स हुआ करेगा। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आपसे, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1-2 एग्जांपल सेट करा दूं। अगर आपसे सपोज करो आपसे एग्जांपल दिया है कि आपको एक NaCl दिया है, ठीक है, और दूसरा सपोज करो आप CuSO4 दिया है, ठीक है, और हमसे इन दोनों का दिया है, और हमसे NaCl और CuSO4 में हमसे इक्विवेलेंस का रेशियो पूछा है, पासिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहा है, पासिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज,
पासिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को पास कराया और हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंस का रेशियो बताओ, तो इक्विवेलेंस का रेशियो क्या होगा बेटा, 1:1 का होगा। और अगर सपोज करो हमसे मोल्स का रेशियो पूछा होता तो मोल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1/1 करते, एन फैक्टर का रेशियो बस ले लेना है ना, एन फैक्टर का इनवर्स ले लेना है, इनवर्स ऑफ एन फैक्टर। तो NaCl में सोडियम का एन फैक्टर 1, कॉपर सल्फेट में कॉपर का एन फैक्टर +2, तो क्या हो जाता है रेशियो, 2:1 का हो जाता। इसका एन फैक्टर इधर, इसका एन फैक्टर इधर। ऐसे कोई भी केसेस में बना सकता हूं, मल्टीपल टाइप के कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब नीट में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, कभी कभी देखना प्रीवियस ईयर्स में कि आपसे एन फैक्टर का रेशियो, मोल्स का रेशियो पूछ लिया है, कभी मास का रेशियो पूछ लिया है, तो मास निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। मास का रेशियो तो बार बार बदलेगा, पर इक्विवेलेंस का रेशियो फिक्स है, कितना रहने वाला है, 1:1 का। चलो और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे अगर मान लो 3 का दे दिया आपको, सपोज करो आपको 3 का दे दिया, जैसे क्वेश्चन मान लो NaCl, MgCl2 और आपको AlCl3, ये 3 दे दिया और बोला सेम चार्ज पास करा जा रहा है, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज एंड पासिंग सेम चार्ज, पासिंग सेम चार्ज। वैसे ही जब सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा तो सेम चार्ज ही पास होगा तीनों के अंदर। ये 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और सेम चार्ज को पास कराया। हमसे बोल रहा है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंस का रेशियो बताइए और मोल्स का रेशियो बताइए कितना होगा, इक्विवेलेंस का रेशियो और मोल्स का। तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्विवेलेंस का रेशियो तो मैंने बता ही दिया आपको, हमेशा क्या रहेगा, 1:1:1। इक्विवेलेंस के रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 में मोल्स के लिए डायरेक्ट इनवर्स नहीं लगा सकते, कैसे निकालोगे, देखो 1 अपॉन इसका एन फैक्टर कितना, 1 डिवाइडेड बाई इसका, देखो मोल इक्विवेलेंस 1 अपॉन एन फैक्टर मैग्नीशियम का कितना बेटा, 2 इंटू इसके मोल्स कितने, इक्विवेलेंस कितने, 1 डिवाइडेड बाई उसका एन फैक्टर कितना, 3, AlCl3 में एल्यूमिनियम का 3। तो ये बेसिकली हमें 1:1/2:1/3 मिल रहा है। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए तो पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6:3:2, तो ये हो जाएगा इनके मोल्स का रेशियो, ठीक है। तो करने का लॉजिक यही रहता है, इस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से डील कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस कुछ लेते हैं। फर्स्ट लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स मैं दिखाता हूं आपको, ये सब जनरल टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो फर्स्ट लॉ के ऊपर हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं आपके लिए, कैलकुलेट दे रहा हमें, कैलकुलेट वेट ऑफ सोडियम एंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, कैलकुलेट वेट ऑफ सोडियम एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 क्लोरीन गैस at 1 atm 273 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट वेट ऑफ सोडियम एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस at 1 atm 273 केल्विन ऑन पासिंग 19.3 एम्पियर ऑफ करंट having current efficiency के बारे में आइडिया मैंने दे दिया था। हैविंग करंट एफिशिएंसी 50%, मतलब आप जितना पास कराओगे उतना नहीं जाएगा, उसका केवल 50% जाएगा। हैविंग 19.3 एम्पियर ऑफ करंट, हैविंग करंट एफिशिएंसी 50%, ये करंट लिखा है मैंने ना, करंट, हैविंग करंट एफिशिएंसी 50% for 33 minutes and 20 seconds, for 33 minutes and 20 seconds during electrolysis of molten NaCl, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में दिया बेटा, कैलकुलेट वेट ऑफ सोडियम एंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एट 1 atm 273 केल्विन ऑन पासिंग 19.3 एम्पियर ऑफ करंट, हैविंग करंट एफिशिएंसी 50%
फॉर 33 मिनट्स एंड 20 सेकेंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन के लिए? तो देखो हर क्वेश्चन का लॉजिक एक ही रहेगा, आपको बार बार निकालना क्या है बेटा? इक्विवेलेंस निकालना है। क्या निकाला करो? इक्विवेलेंस। अगर चार्ज दे दिया डायरेक्ट तब तो वही इक्विवेलेंस के बराबर कर दोगे, लेकिन अगर चार्ज ना देके करंट और टाइम दे देगा तो हमें फर्स्ट लॉ को यूज करके इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या? IT/96500। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो क्या एनोड का इक्विवेलेंस अलग होगा, कैथोड का अलग होगा क्या? अब देखो ये हमें पता है क्वेश्चन में, मोल्टेन NaCl का अगर मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया तो मोल्टेन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से, ये हमें पता है बेटा, ये दिमाग में बनाते हुए चलना है। एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए। बताओ, एनोड पे मोल्टेन है तो एक केटाइन Na+ और एक एनाइन Cl-, तो एनाइन एनोड पे जाता है तो Cl- की वजह से क्या बनता है यहाँ पे? Cl2। और केटाइन कैथोड पे जाता है तो कैथोड पे क्या बनता है? सोडियम। तो हमें पता है यहाँ पे Cl2 गैस बनता है, यहाँ पे सोडियम सॉलिड। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने मेंशन कर दिया है वेट ऑफ सोडियम एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस। हमें पता है मोल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे सोडियम और क्लोरीन गैस बनती है। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी हमें पूछता कि वेट फॉर्म एट कैथोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनोड, तो हमें ये पता जानकारी होनी चाहिए थी। ठीक है ना। अभी तो चूंकि नाम मैंने दे दिया है तो ठीक है, आप पहचान नाम दे दिया तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर हमें पता है मोल्टेन NaCl से हमें ये दो चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है। अब कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व? मुझे कभी भी वेट निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वेट के लिए भी मोल्स इनटू मोलर मास, वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम के लिए वो कंडीशन जनरली हमको STP की कंडीशन पे कॉमनली पूछता है, तो STP का दिया है तो तब भी मुझे मोल्स ही चाहिए, क्योंकि मोल्स इंटू 22.4 लीटर। और मोल्स निकालने के लिए रास्ता मैंने बता दिया। मोल्स कैसे निकाला करोगे हमेशा? मोल्स के लिए इक्विवेलेंट अपॉन N फैक्टर। अब इक्विवेलेंट कहाँ है, कितना है, वो कैसे पता चले? तो इक्विवेलेंट के लिए बेटा फर्स्ट लॉ को यूज कर लो। क्या फर्स्ट लॉ था? W=EIT/96500। ठीक है। तो यहां से मैंने बताया था आपको W/E करके मैंने बताया था, हर क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं तो W/E करने के बाद क्या आ जाएगा आपका? IT/96500। और W/E इज नथिंग, तो यही तो क्या इक्विवेलेंट्स है। ठीक है। तो W/E को इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? IT/96500। तो बस अब इसको निकाल लो। इक्विवेलेंट तो निकाल ही सकते हो ना। आपको डायरेक्ट अगर करंट चार्ज में फैराडे में दिया होता, फैराडे में, तो वही इक्विवेलेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपको टाइम आई दिया है, करंट दिया है, और दूसरा मैंने आपको टाइम भी दिया है साथ में। तो देखो करंट में भी ध्यान रखने के लिए मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। 19.3 एम्पियर का करंट तो है, लेकिन करंट एफिशिएंसी कितनी दी मैंने? 50%। ठीक है। तो क्या पूरा का पूरा पास हो जाएगा क्या? नहीं ना। आई एक्चुअल, यहाँ पे जो आई होता है वो कौन सा होता था? आई एक्चुअल, वो कितना आएगा? एक्चुअल आई कितना आएगा? जो भी वैल्यू भेजूंगा, अगर 10 एम्पियर का पास कराता और करंट एफिशिएंसी 50% होती तो भले ही पास 10 एम्पियर करा रहे, लेकिन जाएगा कितना? 5 एम्पियर का। ठीक है। तो क्या करूंगा मैं? 19.3 ये हमारा गिवन हो गया, और गिवन को मैंने बताया था आई गिवन इंटू करंट एफिशिएंसी बाई 100। तो आई गिवन हो गया 19.3 इंटू करंट एफिशिएंसी कितना? 50/100। मतलब बेसिकली 19.3 का 50% ले लूंगा करंट के लिए। ठीक है। समझ पा रहे हो है ना? करंट एफिशिएंसी 50% था। इंटू टाइम देखो 33 मिनट 20 सेकेंड्स। तो अगर इसको आप हमेशा टाइम को सेकंड में रखना है, सेकंड में रखोगे तो 33 मिनट्स में आपका कितना हो जाएगा बेटा? 33 मिनट्स में आपको 1880 मिनट्स हो जाएंगे, सेकंड्स हो जाएंगे। कैसे करोगे? 33 इंटू 60 प्लस 20, तो ये आपका 1880 आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका 20, मतलब ये कितना सेकंड हो जाएगा आपका? टोटल 2000 सेकंड्स। ठीक है। तो सेकंड आपका 2000 हो गया, डिवाइडेड बाई 96500। 96500। तो अब देखो यहां से क्या क्या काट सकते हैं आप। पहले तो ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर दिया जाए। ठीक है। फिर इस दोनों जीरो से ये भी जीरो जाएगा, ये भी जीरो जाएगा। ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास? 19.3 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 965। ठीक है। इतना बचेगा। और आप अगर देखो, अगर ध्यान से इस चीज को, है ना, तो 965 का, ठीक है, ये जो 965 है इससे काटने जाओ ना तो जस्ट मैंने उसकी डबल वैल्यू दी थी, है ना, दोगुनी वैल्यू दी है 965 का और डबल वैल्यू है, तो इसको आप 0.2 लिखोगे। कितनी बार में जाएगा? 0.2 टाइम्स में जाएगा। ये आपका कितनी बार में जाएगा? नहीं, 0.02 टाइम्स में जाएगा। ये इसको ऐसे कर लो ना, इसको अगर मान लो मैंने 100 से
ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया अगर 100 से, और नीचे भी 100 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, नहीं 100 मत करो, 1000 कर लो, 1000 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा आपका बेटा 193, और 3 जीरो लेना है ना, तो 1 2 जीरो आ जाएंगे, और सही है, डिवाइडेड बाई 965 इंटू ऊपर 10 अपॉन नीचे 1000। तो ये अब देखो ये इसका कितने टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स में जाएगा। फिर ये आपका 2 जीरो से 0 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, तो 2/10 मतलब ये कितना आ जाएगा 0.2। ये मतलब ये कैलकुलेट कर लेना, ये 0.2 ही आएगा आपका, ठीक है। अब वो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 19.3 जो होता है ना वो 9.65 का डबल होता है, 19.3 जो होता है ये 9.65 का डबल होता है, ठीक है। तो ये कितना आया निकल के हमारे पास, ये निकल के आएगा 0.2। ये कितना निकल के आएगा 0.2। अब ये इक्विवेलेंस हमें मिल गया 0.2। अब ये किसका इक्विवेलेंस है, सोडियम का है कि क्लोरीन का है कि दोनों का है। तो बेटा जितना चार्ज मैंने पास करा उतना ही ये नोड पे जा रहा है, उतना ही चार्ज कैथोड पे जा रहा है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंस सेम होगा। मतलब इक्विवेलेंस ऑफ ए नोड जो होता है वो हमेशा ही बराबर होगा इक्विवेलेंस ऑफ कैथोड के, ऑलवेज, है कि नहीं, क्योंकि सर्किट में तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते समय तो आप सेम करंट पास करा रहे हो ना, तो जितना एनोड पे इक्विवेलेंट बनेगा उतना ही कैथोड पे बनेगा आपका, क्योंकि ये आपका सेम है तो इक्विवेलेंस भी दोनों के लिए क्या बनेगा, सेम। अब बस इक्विवेलेंस सेम बन जाएगा तो बेटा हमें पता चल गया दोनों का इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे लिए, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आ चुका है 0.2। तो इक्विवेलेंस की वैल्यू मिल चुकी है मुझे 0.2। तो अब मेरा काम बस क्या है, देखो वेट ऑफ सोडियम को निकालना है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस को निकालना है। तो सोडियम का वेट निकालने के लिए क्या कर दिया जाए बताओ, सोडियम के वेट के लिए अभी बताया मैंने, इक्विवेलेंट मिल जाए तो क्या करो, इक्विवेलेंट मिल जाए तो हमेशा उसको n फैक्टर से डिवाइड करके मोल्स निकाला करो, और मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते वेट मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट कितना 0.2 अपॉन n फैक्टर सोडियम का 1 इंटू मोलर मास या एटॉमिक मास सोडियम का 23। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 0.46 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, नहीं 4.6 ग्राम हो जाएगा ये आपका, कितने ग्राम आ जाएगा 4.6 ग्राम, ठीक है। और इसके लिए निकालना है तो इसका भी इक्विवेलेंट देखो कितना है 0.2, क्लोरीन के लिए भी इक्विवेलेंट तो कितना आएगा 0.2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टर क्लोरीन का, तो क्लोरीन गैस का n फैक्टर कोड मैंने बताया था आपको HCO 224, तो हाइड्रोजन का भी 2 होता है, क्लोरीन का भी 2 होता है, ऑक्सीजन का 4 होता है, तो क्लोरीन का n फैक्टर 2 इंटू ये तो हो गया मोल्स, मोल्स इंटू कितना करूंगा मैं 22.4, क्योंकि मुझे पता है ये कितने कौन सी कंडीशन है एसटीपी, और एसटीपी पे किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 0.2/2 ये दैट विल बी द मोल्स ऑफ क्लोरीन, और 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये आप देखो कितना आ जाएगा 0.1, मतलब ये 2.24 लीटर हो जाएगा आंसर। तो अब देखो कितनी आसानी से दोनों पार्ट को सॉल्व करके निकाल सकते हो आंसर्स को, ठीक है। तो ये हमारा 4.6 ग्राम और दूसरे का आंसर हो जाएगा 2.24 लीटर, ठीक है। तो करना स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारे प्रॉब्लम काफी इजी है आपको, है ना। डब्ल्यू पहले इक्विवेलेंस निकाल लिया करो हर क्वेश्चन का, इक्विवेलेंस एक बार मिल गया, फिर से बता रहा हूँ इक्विवेलेंस निकाल लो, उसके लिए अगर करंट और टाइम देगा तो इस फॉर्मूले से इक्विवेलेंस को निकालोगे, नहीं देगा तो डायरेक्ट कुछ ना कुछ फैराडे ऑफ चार्ज देगा, वही आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस को उसके n फैक्टर से डिवाइड करते हैं मोल्स, और मोल्स को मोलर मास या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं मास। यहां से भी ये क्या मिला मोल्स, और मुझे चाहिए था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, इसलिए 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं सिंपल सिंपल से, इनमें कहीं कोई टफ लेवल के प्रॉब्लम नहीं बनते हैं, एक एक स्टेप में स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करो, है ना। इवन एक लाइन में ही सॉल्व हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, समझाने बताने में मुझे भले ही टाइम लग रहा है आपको, पर ये क्वेश्चंस एक एक लाइन्स के हैं, बस इक्विवेलेंस निकल जाता है एक बार तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इक्विवेलेंस के लिए 2 तरीके का इंफॉर्मेशन है, या तो करंट देगा, ठीक है, करंट देगा तो साथ में टाइम देगा, और नहीं तो फिर दूसरा रास्ता क्या बताया मैंने आपको, डायरेक्ट फैराडे के टर्म्स में दे सकता है। चलो नेक्स्ट देखो, और क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। सिमिलर एक ऐसा ही क्वेश्चन में देता हूं, इसको घर से अटेम्प्ट करना, ठीक है। कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट formed at cathode and volume of gas
liberated at anode, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 solution, during electrolysis of aqueous CuSO4 solution by passing 9.65 ampere of current, 9.65 एम्पियर ऑफ करंट, और करंट एफिशिएंसी अगर नहीं दिया है तो कितना मानोगे 100%, बाई पासिंग 9.65 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 16 मिनट फॉर 16 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स, फॉर 16 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। मतलब फिर से मैंने एसटीपी की कंडीशन दे दी। अच्छा, अगर मैं एसटीपी की कंडीशन ना देके कंडीशन चेंज करता तो कैसे निकालते बेटा? तो हम लोग क्या लगाने लगते, फिर हमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पता है तो पहले मोल्स मिल ही जाता, और जो भी टेम्परेचर नया देता पता है, आर गैस कांस्टेंट है और मुझे प्रेशर भी देता, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेता ना। तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ सकती है अगर ये चेंज करेगा। चलो मैं चेंज कर देता हूँ डेटा। ये आपको 2 ATM दे दिया यहाँ पे सपोज करो, और यहाँ पे आपको इस बार उसने चेंज करके 546 केल्विन दे दिया, ठीक है। तो क्या करोगे अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है उस गैस का, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, मोल्स निकाल लोगे पहले, इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर से, R इंटू टी अपॉन प्रेशर को 2 ATM डाल देना। तो ये होमवर्क रहेगा, इसको घर से ट्राई करना है ना, इसे सॉल्व करना। सिमिलर प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में मैंने अच्छी कलाकारी ये कर दी कि मैंने प्रोडक्ट बताया ही नहीं कि कैथोड पे क्या बनेगा, और मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस एनोड पे जो बनेगा वो भी नहीं बताया। तो हमें तो पूरा जानकारी है ना, एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस अगर कराते हैं तो हमें पूरी जानकारी है। एनोड पे एनायन जाता है, कैथोड पे बेटा केटायन जाता है। अब चूंकि एक्वस है तो H+ भी जाता है और Cu+ भी जाएगा, तो Cu+2 और H+ में कौन जाता है कैथोड पे, कॉपर। तो कैथोड प्रोडक्ट मतलब कॉपर, तो मुझे कॉपर का मास निकालना है ना, कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मुझे कॉपर का मास। और एनोड पे OH- भी जाएगा और सल्फेट, तो कौन जाता है OH-, और OH- जाएगा तो बेटा कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस। तो मुझे ऑक्सीजन गैस का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ा, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तरीका वही रहेगा, करंट दिया है, ठीक है, टाइम भी मैंने दिया है, ये सॉल्व करना 1000 मिनट हो जाएगा। तो करंट IT अपॉन 96500 से पहले क्या निकाल लो, इक्विवेलेंस, और दोनों के लिए इक्विवेलेंस सेम ही होगा, और इक्विवेलेंस एक बार मिल गया तो इक्विवेलेंस को क्या करोगे, मोल एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। कॉपर का एन फैक्टर 2 होता है, कॉपर का एन फैक्टर 2, तो जो भी इक्विवेलेंस आएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉपर का एटॉमिक मास, ठीक है, 63.4, ठीक है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना लोगे 4, तो इक्विवेलेंस तो जो भी निकाले होगे वो सेम आएगा पिछले प्रॉब्लम जैसा, और इक्विवेलेंस को किससे डिवाइड कर देना 4 से, एन फैक्टर 4 है, और उसके बाद डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर देना 22.4, नहीं 22.4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस केस में। इस केस में मोल्स मिला ना हमें पहले, इक्विवेलेंस जो मिला डिवाइडेड बाय एन फैक्टर से मोल्स मिला, तो इस मोल्स को यहां रखोगे, R रखोगे, है ना 0.08 इंटू टेम्परेचर 546 और डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना P, तो वहां से वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। हमें बोल रहा है कि 500 ml ऑफ 2 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन, 500 ml of 2 molar aqueous NaCl solution is electrolyzed by passing 9.65 ampere of current, 9.65 ampere of current for 16 minutes फॉर 1000 सेकेंड लिख लेता हूं इस बार में, चलो फॉर 1000 सेकेंड्स, फॉर 1000 सेकेंड, ठीक है। हमें बोल रहा है कैलकुलेट, पहला पार्ट बोला है क्वेश्चन का, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड
एट 1 atm 273 केल्विन। ठीक है, पहला पार्ट बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालिए एट 1 atm 273 केल्विन। तो चलो एक एक पार्ट वाइज करते हैं। पहले पार्ट को कैसे करोगे, तो देखो बेटा क्वेश्चंस का लॉजिक वही लगाना है। आपको क्या दिया है, एक्वस NaCl दिया है और मुझे पता होना चाहिए एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, ये सब पता होना चाहिए जानकारी। ठीक है, एनोड पे क्या जाता है, एनायन जाता है। एनोड पे एनायन जाने का मतलब क्या हो गया आपका Cl माइनस और OH माइनस, और Cl माइनस और OS माइनस में से किसको प्रेफरेंस देंगे, CBI कैटेगरी का आएगा। तो Cl माइनस मतलब यहाँ पे Cl2 गैस, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे Cl2 गैस आएगा। ठीक है ना, ये Cl2 रहेगा, H2 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा Cl2 गैस। तो Cl2 गैस एनोड पे जाएगा। कैथोड की बात करो तो केटायन जाता है Na प्लस और H प्लस, Na प्लस और H प्लस में कौन जाता है H2, तो यहाँ पे कौन सा गैस आएगा हाइड्रोजन। तो H2 और Cl2 का निकालना है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो बस क्या कर दो, हर क्वेश्चन का लॉजिक एक ही है, इक्विवेलेंस निकालो। आपको एक बार इक्विवेलेंस पता चल गया तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। इक्विवेलेंस के लिए कैसे निकालूंगा, तो अब इस बार मुझे करंट दिया है और टाइम भी दिया है, तो बस मैं सिंपली क्या कर दूंगा IT अपॉन 96500। तो I की जगह पे कितना 9.65 इंटू टाइम की जगह पे कितना 1000 डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है, तो ये देखो जरा सा ऊपर 1000 का 2 जीरो अगर इसे दे दिया जाए तो ये 965 हो जाएगा पहले, और एक जीरो आने की वजह से 9650 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 9,96500 है। तो आप ये देखो ये कितना है 10 टाइम्स है, मतलब 1/10, मतलब ये 0.1 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंस कितना आ गया बेटा 0.1। तो क्या ये इक्विवेलेंस किसका होगा, ये इक्विवेलेंस किसका है, ये इक्विवेलेंस दोनों का होगा। ये इक्विवेलेंस तो दोनों के लिए होगा, एनोड पे भी उतना ही जाने वाला है, कैथोड पे भी उतना। इक्विवेलेंस हमेशा सेम होता है। तो 0.1 इक्विवेलेंस इसका भी आ गया, 0.1 इक्विवेलेंस इसका भी आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, क्लोरीन गैस का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर दूं मैं, मोल्स इंटू 22.4, क्योंकि ये STP की कंडीशन दी है मैंने। ये क्या है STP की कंडीशन, और STP पे मुझे पता है 1 मोल से 22.4 बनता है। तो मैं दोनों का मोल्स निकाल लूं। तो इक्विवेलेंस पता है क्या तरीका है, इक्विवेलेंस अपॉन n फैक्टर, इक्विवेलेंस 0.1 अपॉन हाइड्रोजन का n फैक्टर। तो ये मैंने अभी बता दिया, HCO आपको याद करना है। मैंने दिखाया भी था कि इसका 2 होता है, क्लोरीन का भी 2, ऑक्सीजन का 4। तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का 2 होता है n फैक्टर, तो 0.1/2 ये हो गया मोल्स इंटू 22.4 लीटर। और इसका क्लोरीन का निकालना है तो इसका इक्विवेलेंस भी 0.1 अपॉन क्लोरीन का n फैक्टर भी कितना 2 इंटू इसके वॉल्यूम 22.4। तो आंसर बताओ कितना आएगा, दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 11.2 और 0.1 है, मतलब 1.12 लीटर हो जाएगा इसका आंसर, और नीचे वाले का भी 1.12 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट एकदम सिंपल, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड पार्ट मान लो मुझसे बोला है कैलकुलेट मास ऑफ NaOH प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट मास ऑफ NaOH प्रोड्यूस्ड। तो आप कहोगे कि सर इसमें NaOH तो कहीं है ही नहीं, इसमें NaOH तो कहीं है ही नहीं, एनोड पे Cl2 कैथोड पे H2। तो बेटा जाके देखना नोट्स में, एक्वस NaCl का जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, एक्वस NaCl का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, तो एनोड का एनायन तो Cl जला चुका है, लेकिन एनोड पे OH अभी बचा हुआ है ना, OH माइनस, और कैथोड पे H जा चुका है, तो कैथोड का कौन बचा हुआ है Na प्लस। तो यहाँ का Na प्लस और यहाँ का OH माइनस मिलके, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता था, यहाँ पे NaOH बनता था, याद है। तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस को जाके देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो Cl2 and H2 बोथ आर साइड प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट होते थे, और NaOH हमारे लिए क्या होता था, मेन प्रोडक्ट होता था, है ना। ये हमने लिखाया है, देखना उसमें, है ना, कास्टनर केल्नर सेल बोला था जिसको। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। तो हमसे बोला है मास ऑफ NaOH बताइए। तो इक्विवेलेंस तो सबका सेम होता है, इक्विवेलेंस आंख बंद करके सेम कर दो। तो NaOH का भी इक्विवेलेंस क्या रहेगा, 0.1 ही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ NaOH मुझे निकालना है, तो वेट ऑफ NaOH के लिए मुझे इक्विवेलेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंस कितना है 0.1 अपॉन n फैक्टर लेना पड़ेगा। देखो इक्विवेलेंस हो गया 0.1 अपॉन NaOH का n फैक्टर। तो बेटा बेस का n फैक्टर क्या बताया था, जितना OH होगा तो NaOH का एक ही OH देगा, तो इसका n फैक्टर कितना 1। इक्विवेलेंस अपॉन वेट, आई होप समझ पा रहे हो, मोल्स अपॉन n फैक्टर। तो ये क्या मिले, सॉरी इक्विवेलेंस अपॉन n फैक्टर, तो ये मोल्स मिल गया, मोल्स इनटू
मोल्स इंटू क्या कर दूंगा मैं, मोल्स इंटू उसका मोलर मास या एटॉमिक मास। चूंकि अब ये कंपाउंड NaOH है तो इसका पूरा मास लेंगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 और 16 39 और 1 40, मतलब मास कितना लूंगा मैं, मोलर मास 40। तो यहां से आप देखो ये कितना आ जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ग्राम आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे देखो इसमें थर्ड पार्ट में बना रहा हूं, और कैलकुलेट pH ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH ऑफ द सॉल्यूशन। लो आयनिक के तरीके से भी क्वेश्चन को डाल दिया इसी में, इंफॉर्मेशन यही है, इस पे थर्ड पार्ट पूछ रहा है, कैलकुलेट pH ऑफ द सॉल्यूशन। अब pH ऑफ द सॉल्यूशन, pH तो चेंज हो ही रहा था, मैंने बताया pH घटता है बढ़ता है या नहीं भी चेंज होता, नहीं चेंज होता तो pH क्या रहता, 7 रहता, क्योंकि न्यूट्रल रह जाता सॉल्यूशन। NaCl क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट हमेशा pH कितना दिखाता है, 7। ठीक है, तो अब चूंकि pH ऑफ द सॉल्यूशन मुझे निकालना है बेटा कि pH निकालिए इसका, तो pH किसकी वजह से आएगा, इस NaOH बेस की वजह से आएगा। ठीक है, तो मुझे pH पाना है तो NaOH बेस इसमें है ही, तो पहले बेस की वजह से मैं क्या निकाल लूं, OH माइनस का कंसंट्रेशन, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, POH, और एक बार POH मिल जाएगा तो pH भी निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट pH ऑफ द सॉल्यूशन इफ, एक चीज और मेंशन कर देता हूं, इफ टेम्परेचर इज टेकन एज, टेम्परेचर इज टेकन एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मैंने टेम्परेचर आपको 273 दिया था, pH कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का दे दिया। तो इक्विवेलेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर से, ये वॉल्यूम वाले में चेंज होते तो इनको हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं अभी। इक्विवेलेंस तो अभी भी 0.1 के हिसाब से ही बनेगा ना, तो इसके मास में कोई चेंज आएगा क्या, इसका मास अभी भी 4 ग्राम रहेगा, चाहे इस टेम्परेचर पे कराओ चाहे इस टेम्परेचर पे कराओ। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे कंसंट्रेशन ऑफ क्या चाहिए बेटा, OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ किसका चाहिए, OH माइनस, और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स देखो, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास से, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, देखो इक्विवेलेंस अपॉन n फैक्टर, ये इसका मोल्स है। नहीं तो आप देखो मास अगर निकाले हो 4 ग्राम, मास अपॉन मोलर मास कितना 40, NaOH का मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी इसीलिए दिया था 500 ml, 500 ml को लीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो ऊपर आपका 0.1, नीचे आपका 0.5, मतलब ये बेटा कितना हो गया 1/5, और 1/5 होने का मतलब कितना हो गया आपका 0.2, जिसे हम लोग 2 × 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। 0.2 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 10 के पावर -1। तो मुझसे क्या पूछा है बेटा, POH बताओ, तो POH कितना हो जाएगा बोलो, 2 × 10 के पावर -1 है, यही लिख लेते हैं। चलो POH अगर मुझसे पूछ रहा है कि POH बताइए कितना होगा, तो POH क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 10 के पावर -1, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो क्या बताए, 10 के पावर जो होता है उसको आगे ले लेते हैं, 1 माइनस इसके ऊपर लॉग लगा दो, 1 - log 2, यही करते हैं ना, 10 के पावर जो निगेटिव पावर होता है उसको आगे ले लेते हैं, 1 - log 2। तो 1 - log 2 की जगह पे कितना डालोगे 0.30, मतलब ये कितना आ गया 0.70। तो ये POH हो गया, तो pH कितना हो जाएगा, तो मुझे पता है 25 पे pH और POH का सम कितना होता है 14, तो अगर POH आपका 0.7 है तो pH कितना हो जाएगा 13.3, तो pH का आंसर कितना हो जाएगा 13.3 हो जाएगा। ठीक है, और मान लो एक और लास्ट पार्ट आपसे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट चेंज इन pH, डेल्टा pH, डेल्टा pH मतलब क्या, चेंज इन pH। तो कैलकुलेट चेंज इन pH पूछ लिया, तो पहले हमें इनिशियल pH पता होना चाहिए, उसके बाद फाइनल pH से डिफरेंस निकालेंगे। अब इनिशियल pH कितना होगा, तो बेटा सॉल्यूशन किसका था, एक्वस NaCl का था, वाटर तो न्यूट्रल होता ही है, 7 होता ही है pH 25 पे, लेकिन अगर वो एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl, तो एक्वस NaCl होने का मतलब भी हो गया बेटा कि ये दैट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। किसका सॉल्ट होता था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का तो हमेशा ही pH 7 होता है, ये हमने देखा ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का pH हमेशा कितना होता है 7। तो अगर इसका pH 7 है, आपका ऑलरेडी 7 रहेगा, वाटर 7 पे ही था, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का pH भी 7 होता है, तो इसका मतलब पहले 7 था और बाद में pH कितना हो गया 13.3, pH ऑफ सॉल्यूशन बढ़ चुका है ना, तो डेल्टा pH कितना हो जाएगा, डेल्टा pH विल बी 13.3 - 7, तो डेट विल बी 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 6.3 हो जाएगा ना, 6.3। तो आपका चेंज इन pH 6.3। तो ऐसे आपसे चाहे तो टफ लेवल का भी प्रॉब्लम आपको बना के दे सकता है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्रॉब्लम। चलो 49 मिनट्स हो गए हैं लेक्चर को, मुझे एक और टॉपिक पढ़ाना है क्योंकि आज मुझे ये खत्म कराना है आपका, ये टॉपिक मुझे आज कंप्लीट कराना है। इलेक्ट्रोलाइसिस वाले टॉपिक को कल हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस शुरू करने वाले हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट है बस छोटा सा, है ना, थिकनेस निकालने वाला, उसे भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की तरफ मूव करेंगे कल की क्लास से, ठीक है। तो एक और लास्ट टॉपिक है, उसको भी मैं समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं आपको। एक पहले हम लोग लास्ट एक चीज, थिकनेस के बारे में हमसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है, पहले उसे डील करा देता हूं मैं, है ना। आपसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करवा रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था तो थिकनेस आ जा रहा था। देखो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया था, ये हमारा इस तरीके से आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक दिया था। चलो करवा देता हूं मैं आज ही, ठीक है। थोड़ा टाइम 1 घंटे से ज्यादा हो सकता है, लेक्चर का हो जाए आज का। तो ये आपके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक देता था इस तरीके से, और हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, अगर बेटा जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, तो उसमें देखा था एनोड तो इस तरीके से गल जाता था, लेकिन कैथोड के ऊपर आप देखे थे एक जाके इस तरीके की कोटिंग हो जाती थी मेटल की, कैथोड सरफेस पे जाके एक कोटिंग हो जाती थी, इस तरीके से कोटिंग हो जाती थी। तो हमारा क्वेश्चन ये है अभी, ये जब हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते समय ऐसी कंडीशन बनी थी, आपको याद है, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात करूं मैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करूं, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में इस तरीके की सिचुएशन होती थी। हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो थिकनेस इस पे चढ़ाई है मैंने, ये जो थिकनेस बेटा चढ़ाई है, ये जो मेटल की थिकनेस है ये वाली, इस थिकनेस को बताइए इसकी थिकनेस कितनी होगी, जिसको हम लोग TH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि इसकी थिकनेस बताइए, जो मेटल डिपॉजिट हुआ इसके ऊपर उसकी थिकनेस बताइए क्या है। तो बेसिकली इस टॉपिक को हम लोग डाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर फॉर्म्ड या डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है। कैथोड पे डिपोजिशन होता था, जाके टॉपिक ही डाल लेना, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर डिपोजिटेड एट कैथोड। अगर याद हो तो सबसे लास्ट में यही इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, बाकी सब इस तरीके के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, हर वैरायटी के मैंने क्वेश्चंस टच कर लिए हैं लगभग, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बुकलेट से दूंगा मैं। कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर डिपोजिटेड एट कैथोड, कैथोड के ऊपर कितना आपका डिपोजिशन होता है ये हमें पता हो तो ये हमारे लिए एनोड होता था, और ये अगर रॉड पता है तो ये हमें कैथोड होता था। तो बेटा कितनी थिकनेस चढ़ती है उसका कैलकुलेशन कराना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि मैंने 10 एम्पियर की करंट 5 मिनट तक पास कराया, तो बताइए कितनी मोटी लेयर इसके ऊपर जाके चढ़ेगी, कोई मेटल होगा उसके बारे में दे देगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो देखो हमने फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, W=EIT/96500, इस फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला है अपने पास हर क्वेश्चन के लिए, W=EIT/96500। आपको करंट बता देगा कितने देर तक पास करा रहा हूं, कितना करंट पास करा रहा हूं, कितने देर तक पास करा रहा हूं, कौन से मेटल को डिपोजिट कराया जा रहा है, उससे हमें इसका इक्विवेलेंट वेट भी मिल जाएगा। बात आएगी W वेट का, तो इसके लिए 2 एडिशनल डेटा हमें गिवन होता है। 2 एडिशनल डेटा से क्या मतलब है मेरा, क्या क्या गिवन रहेगा, एक तो ये दिया होगा, क्या देगा, डेंसिटी ऑफ डिपोजिटेड मेटल। आपको क्वेश्चन में बेटा डेंसिटी ऑफ डिपोजिटेड मेटल, ये सपोज करो आपको D दिया होगा, ये हमेशा गिवन होगा, ये प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन। जिस मेटल को आप डिपॉजिट करा रहे हो उस मेटल का आपको क्या दिया होगा बेटा, ये जो मेटल डिपॉजिट करा है इसके ऊपर आके हमने, इस मेटल का क्या देगा, हमें डेंसिटी दिया होगा। एक तो ये डेटा गिवन होगा, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया होगा इसका सरफेस एरिया, ये जो रॉड है ना, सरफेस एरिया ऑफ रॉड टू बी कोटेड, जिसको कोटेड किया जा रहा है, टू बी कोटेड,
जिस रॉड को आप कोटिंग करा रहे हो, जिसके ऊपर आप चढ़ा रहे हो, मेटल डिपॉजिट करा रहे हो, उसका आपको सरफेस एरिया भी दे देगा। तो सरफेस एरिया ऑफ रॉड टू बी कोटेड, जिस रॉड के ऊपर आप कोटिंग करा रहे हो इसका बेटा क्या दे देगा, सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया पे आप कोटिंग करा रहे हो। तो ये दो एडिशनल डेटा आपको गिवन रहेगा, एक तो ये चीज गिवन रहेगी और दूसरा आपको ये एरिया गिवन रहेगा, सरफेस एरिया उसका। सपोज करो ए है, तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं, तो बता दिया मैंने, फॉर्मूला केवल मेरे पास एक ही है, इसी फॉर्मूले से हर क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। कैसे करूंगा मैं, देखो अगर आपको मैंने बता दिया बेटा इसका, अगर मैंने सरफेस एरिया बता दिया, सरफेस एरिया इतना है और मैंने इसके ऊपर टीएस थिकनेस की एक लेयर चढ़ा दी, तो अगर मैं पूछूं इसका वॉल्यूम कितना होगा जो लेयर चढ़ा है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बोलो। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अगर आपसे पूछ लिया तो वॉल्यूम ऑफ लेयर, वॉल्यूम ऑफ लेयर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना वॉल्यूम ऑफ लेयर होगा, तो बताओ क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू थिकनेस। तो यहां पे एरिया मैंने कितना माना है, उसका सरफेस एरिया कैपिटल ए माना है, इंटू थिकनेस को कितना माना आपने, टीएच, तो ये कितना हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। और डेंसिटी मुझे दिया है, डेंसिटी ऑफ लेयर, डेंसिटी ऑफ लेयर, जो लेयर मैं चढ़ा रहा हूं, किस मटेरियल का चढ़ा रहा हूं उसकी मुझे डेंसिटी दे रहा है, डेंसिटी कितना दिया है, स्मॉल डी। तो अगर मुझे वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या मैं यहां से मास ऑफ लेयर निकाल सकता हूं क्या, बताओ। मास ऑफ लेयर, मास ऑफ लेयर किसके बराबर होता है बेटा, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मुझे पता है, वॉल्यूम कितना आया, ए इंटू टी एच। टी एच क्यों कर रहा हूं मैं, टाइम्स को टी एच से हमने रिप्रेजेंट किया ना, इसलिए थिकनेस को टी एच से कर रहा हूं। तो एरिया इंटू टी एच इंटू डेंसिटी की जगह पे कितना रख दिया, डी। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ लेयर। और जो मास ऑफ लेयर चढ़ा है इसके ऊपर बेटा, ये जो मास ऑफ लेयर चढ़ा है, ये मास ऑफ लेयर यही एनोड से निकला है, ये मास ऑफ लेयर यही एनोड से निकला है। और उस मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, EIT अपॉन 96500, उसी से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली W इज इक्वल टू हो गया, W इज इक्वल टू ATH इंटू डी। इसीलिए हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन गया, इसलिए W इज इक्वल टू क्या था, EIT अपॉन 96500। तो यहाँ पे W की जगह पे क्या रख सकते हैं, A इंटू TH इंटू डी इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। जहां से आपको अगर थिकनेस का फॉर्मूला पूछ ले तो थिकनेस हो जाएगा EIT अपॉन A इंटू डी इंटू 96500। तो ये हमारे लिए आंसर हो। यहाँ से हम लोग चाहें तो थिकनेस के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, A इंटू डी इंटू 96500, ठीक है, कर सकते हैं इस तरीके से। चलो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ। 57 मिनट हो चुका है लेक्चर, कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया कि थिकनेस का कैलकुलेशन किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। और बस लास्ट इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिख देता हूँ जिसको आप अटेम्प्ट करिएगा, कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे इसे। जैसे आपको क्वेश्चन दे रहा है, सिल्वर इज डिपोजिटेड या सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड on a metal vessel। सिल्वर को मैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन करा रहा हूं कि किसी एक मेटल का है ना, सरफेस है उसके ऊपर, मेटल का वेसल है उसके ऊपर, मेटल वेसल के ऊपर, मतलब मेटल वेसल है, इसके ऊपर मैं सिल्वर को डिपोजिट करवा रहा हूं। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन ए मेटल वेसल हैविंग सरफेस एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आपको सरफेस एरिया मैंने कहा ही कि क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, कितना किस सरफेस पे मैं चढ़ा रहा हूं, उसका सरफेस एरिया गिवन होगा। हैविंग सरफेस एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई पासिंग 9.65 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 16 मिनट 40 सेकेंड्स, फॉर 60 मिनट 40 सेकेंड। तो हमसे बोल रहा है कैलकुलेट थिकनेस ऑफ मेटल लेयर डिपोजिटेड। हमसे बोल रहा है कैलकुलेट थिकनेस ऑफ मेटल लेयर डिपोजिटेड, कि कितना मेटल लेयर आप उसके ऊपर डिपोजिट कराओगे। और बेटा इसके लिए एक हमें इंफॉर्मेशन और गिवन रहेगा। गिवन क्या है अपने पास, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, जिस मेटल को आप डिपॉजिट कराओगे उसका डेंसिटी भी गिवन होगा। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको दिया हुआ है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके ट्राई करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में है, अब इसको ट्राई करना। सब फॉर्मूले में गया हुआ है, ई निकाली लोगे, इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का, ठीक है। आई भी दिया है, टाइम भी दिया है, एरिया भी दिया है मैंने, डेंसिटी भी दिया है, बस डालो, थिकनेस की वैल्यू को सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को स्टार्ट करेंगे। अब बस इसके ऊपर प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।